मैं संदीप जी आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि ओम सैनी साहब सबसे सीनियर है और लास्ट में हम सब लोगों की बात सुन के अपना। संदीप जी, दो चीजें जरा मुझे बताइए। मैं जितना भी अच्छा बुरा कह लीजिए, पिछले 3-4 इलेक्शंस के डेटा मेरे सामने हैं। मतलब 14, 19 और 24 कांग्रेस 31, 32, 33% के बीच है। कहीं भी ना 31, 32, 33% से वो 20% या 15% पे आ गई है। बीजेपी 60, 61, 62% पे है। जबकि उससे और वो सीटें इस बार एक कांग्रेस को मिल गई, नहीं तो मोर और लेस वो क्लीन स्वीप होता है बीजेपी का। इसके सामने 2009 में बीजेपी करीब 47% वोट था और कांग्रेस का करीब 44% वोट था। मोटे मोटे मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, मतलब अगर लेस देन 5.5 है तो उसको डिफरेंस उस समय करीब 3%, 4% का ही डिफरेंस था। वो डिफरेंस आज बढ़ के दुगना हो गया है। एक तो ये बात आपसे पूछना है। दूसरा, वहां का मैं इसलिए बता दूं दर्शकों को कि वहां के जो बीजेपी के नवरत्न हैं, उसमें जो सबसे बड़े रत्न हैं, उनका नाम सीआर पाटिल साहब है। बीजेपी के वो अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। सीआर पाटिल साहब कांस्टेबल थे गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे, और ये सब रिकॉर्डेड चीजें हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, गूगल करके कोई भी देख सकता है। और वहां वो बूट लेगिंग, मतलब नकली शराब को इधर से उधर ले जाने में वो गिरफ्तार हो गए थे। फिर वो उनकी पुलिस की नौकरी, कांस्टेबल चले गए। फिर उन्होंने एक बड़ा जमीन का घोटाला किया और बैंक के कुछ 100-200 करोड़ रुपए एक कांस्टेबल साहब ने लेके उसको कुछ सफा चट कर गए। और एक समय जब वो बिल्कुल खास आदमी, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सारी क्वालिफिकेशन, जैसे आपको कल के दिन आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मैं आपके यहाँ, तो आप मुझसे पूछेंगे क्या डिग्री है, कितने सब्जेक्ट में किया, कौन से रिसर्च पेपर हैं, तो मैं बताऊं मैंने 2 हत्याएं की, मैंने 4 वो किए, मैंने जेल भी गया, मैंने रेप भी किया, मैंने जो बीजेपी के जो बेसिकली जो बीजेपी के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है बहुत ही बेहतरीन, मतलब उन्होंने सारे घोटाले किए, शराब उसमें भी इधर से उधर गए, सब उन्होंने किया। और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब वो केंद्र में मंत्री हैं और उनके ऊपर ये रिटन वो था, 100 से ऊपर मुकदमे थे जब वो पहली बार एमपी बने। आज एक भी सारी क्लीन चिट। तो वो जो वॉशिंग मशीन है उसका अगर टेस्ट केस सबसे बढ़िया वाला देखना है तो वन ऑफ द टेस्ट केसेस में सीआर पाटिल साहब भी आते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माफी के साथ कौशल अली साहब के साथ, एक तरफ आप चाहते हैं ऐसी कमीज हमें मिले जिसमें एक दाग ना हो, और एक तरफ जो है वो उसमें दाग, उसमें कहां सफेदी है यही नहीं दिखती है। तो अगर आपको आपको गुजरात की पॉलिटिक्स करनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं सीआर पाटिल बन जाइए कि आप एक दूसरे उस शराब माफिया को पकड़िए या स्मगलर को पकड़िए या इस तरह के लोगों को पकड़िए, हालांकि वो बहुतायत में मिल जाएंगे। बात यह है कि शुरुआत ही भाई, बातचीत चर्चा तो शुरू हो रही है ना। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी, हो सकता है लोग कह रहे हैं लिप सर्विस कर रहे हैं, अरे जाके पटना में दलितों के बीच बोल तो रहे हैं ना, उनसे कह तो रहे हैं ना कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। यहां तो वो भी कोई नहीं कह रहा है, यहां तो केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो अभी क्या जो है उससे आपको थोड़ी बहुत उम्मीद जगती है, या आपको लगता है कि ये भी एक इवेंट है, जैसे बीजेपी इवेंट करती है उसी तरह से कांग्रेस भी अब इवेंट वाली पार्टी हो गई? जी जी, आप सभी को नमस्कार। मैं 20 फरवरी को सूरत एयरपोर्ट पर था, वहां मैं गया था, उतरा, और मेरे साथ ही सीआर पाटिल साहब भी उतरे और मैंने उनका जलवा देखा जो आपने चर्चा की उनकी। कितनी गाड़ियां आई हुई थी उनको रिसीव करने, और आपने जो कहा एकदम सही है। जो आपने जिक्र किया अपने सवाल में कि 44 और 47% जो नियरेस्ट, एक्चुअली आप देखेंगे कि कांग्रेस वो करीब करीब चुनाव जीत रही थी। तमाम व्यवधानों के बावजूद, तमाम दिक्कतों के साथ भी वो चुनाव जीत रही थी। कारण 3 थे: अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी। और एक मैसेज जा रहा था लोगों के बीच में। 44% कांग्रेस ने, सीटों में भी बहुत कम अंतर था, करीब करीब पहुंच गई थी, जबकि बहुत कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया था। हमारे एक साथी अभी बोल रहे थे, पैनलिस्ट, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, उम्दा बात कही कि कांग्रेस वहां पावर में है। आप कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण नेताओं को वहां पे गुजरात में छुएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनके पास पेट्रोल पंप, आपने ठेका पट्टा सब कहा उसको, और उसमें हिस्सेदारी है। उसके साथ साथ उनके परिवार के लोग आधा बीजेपी में है, नहीं भी है तो उनका एक अंदर से गठजोड़ है। अब मसला ये है कि जो गुजरात की पॉलिटिक्स है, जो एक बार वहां से पटरी से हटी है कांग्रेस से, और
लोग कहते ही हैं, बार बार कहते हैं कि अहमद पटेल ने वहां सबसे ज्यादा डैमेज किया, क्योंकि वो इनसाइड एनिमी थे और उसके बाद वो खड़ी नहीं हो पाई। और ज्यादातर नेता अभी भी वैसे ही हैं, बस उनको एक टोकन मिल जाता था जब कांग्रेस पावर में रहती थी सेंटर में। और इसकी शुरुआत जो हुई ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत में सबसे पहले एक्चुअली 9% मुसलमान है भारत में, क्षमा करिएगा गुजरात में। और सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम दंगों की प्रयोगशाला गुजरात बना, और उसका जो टेस्टिंग हुआ वो 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने खाम बनाया था। क्षत्रिय, आदिवासी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान। और क्षत्रिय में उसकी जो सब कास्ट है वो सभी जुड़ी हुई थी, जो ओबीसी की है, वहां क्षत्रिय ओबीसी। उन्होंने 28% रिजर्वेशन 1985 में दे दिया। उसके बदले में भयानक दंगा हुआ, इतना भयावह दंगा हुआ कि 200 लोग मरे। वो आपके अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा में। और उस 85 में जो दंगा हुआ उसमें 3 कम्युनिटीज ने उस रिजर्वेशन का विरोध किया। याद रखिएगा, गुजरात में जो पाटीदार जाति है उसका बड़ा जबरदस्त सामाजिक जीवन पर एक कब्जा है। एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्री में भी, बाहर की दुनिया में भी वो गए तो उनके पास पैसा है। पाटीदार, बनिया और ब्राह्मणों ने विरोध किया। उस विरोध में ये जो दंगा था वो कम्युनल दंगा बन गया। और इनको एक क्लू मिला कि कोई भी मामला जब हिंदू मुसलमान हो जाता है तो सीधे डाइवर्ट होता है। और उसी का इन लोगों ने प्रयोग किया जब 90 में बाबरी मस्जिद 92 और 91 में चल रहा था, तो गुजरात लेबोरेटरी बना और गुजरात में फुल पावर में आई। 90 में 67 सीटें जीती थी बीजेपी, और उसके बाद वो पावर में आ गई केशुभाई पटेल के नेतृत्व में और शंकर सिंह बघेला के नेतृत्व में। लेकिन बीच में हुआ ये कि 90 के आसपास ही पहली बार पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद 95 में नेशनल सेक्रेटरी बने और 97 या 98 में वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। तो इन्होंने भी, जब उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना के भेजा गया, तो इनकी पार्टी के खिलाफ की गतिविधियों के लिए दिल्ली में भेजा गया। और वहां शंकर सिंह बघेला और केशुभाई पटेल लड़ रहे थे। पार्टी टूटी, अलग हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी काफी परेशान थे इस बात को लेकर। मोदी जी ने भी दाव खेला और आडवाणी जी को कहा कि देखिए, आप दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लिए सेफ सीट जो रहेगी वो गांधीनगर रहेगी। गांधीनगर जो था वो बेसिकली केशुभाई पटेल का अड्डा था। एक तरह से उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो केशुभाई पटेल की वो लोकसभा सीट छीन ली, आडवाणी जी को दिलवाई, और दूसरा अपना प्रभाव बढ़ाया। फिर धीरे धीरे इतना प्रभाव बढ़ा, झगड़ा बढ़ गया, और अंत में केशुभाई पटेल की उम्र भी बढ़ रही थी। गुजरात में भूकंप आया, एक में मौका मिला। फरवरी 2002 में इन्होंने गोधरा का राइट किया, और दिसंबर में जो दोबारा चुनाव हुआ उसमें चुन के आए, और उसके बाद से ये कभी सत्ता से गए नहीं। तो एक्चुअली इन्होंने 2 काम किया। जो महत्वपूर्ण बात है मैं उसको बता दूं। आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसका जमीन पर कोई बेस मजबूत ना हो। उन्होंने गलत आदमी को चुना, नरेंद्र भाई मोदी को। और गलती क्या हुई कि उनको लगा कि शंकर सिंह बघेला एक मजबूत क्षत्रिय नेता है, केशुभाई पटेल पाटीदार समाज के नेता हैं, ये लोगों का आधार है और इन लोगों से निपट नहीं सकती है बीजेपी। इसीलिए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो एक्सपेरिमेंट किए और जो दंगे करवाए, मैंने बड़े इलाके हैं जवाबपुरा और इधर उधर, उन्होंने जो किया 2002 में, पूरा उसका एक तरह से साक्षी है ये देश। मैंने उस दंगों के कोई किसी ने उनको इस तरह से एस्टिमेट नहीं किया था कि इतने प्रतिभाशाली निकल जाएंगे। और उसके बाद जो इन्होंने पैर जमाया, और सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि ये कांग्रेस के नेताओं को पूरा बीजेपी के नेताओं से भी ज्यादा खुश रखते थे। तो उस खुशी से क्या है कि एक बैलेंस बना है, और बैलेंस का ही रिजल्ट है कि आज तक कांग्रेस जो है वहां पर जीती नहीं, और जीती हुई दिख भी नहीं रही, क्षमा करिएगा। और कांग्रेस जीत सकती है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जीते अगर एक छोटा सा प्रयास करे, ईमानदारी से कुछ युवाओं को मौका दे, पार्टी स्ट्रक्चर में चेंज करे। एकदम वहां के लोग परेशान है। लोग अगर कहें कि गुजरात बहुत बड़ा चमकता हुआ राज्य है, सब बोगस बातें हैं। लोग जाके जो जिस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं, ढंग की रूप से जा रहे हैं, जाके जम जा रहे हैं कनाडा और अमेरिका बॉर्डर्स पे, जिस तरह की दुर्दशा है उनके जीवन में। 6% 7% दलित हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं 12-13%, 14%। तो ये बड़ी आबादी है जो बहुत एक तरह से उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बड़ी दुर्व्यवस्था है और दुर्दशा है गुजरात में। एडुकेशन का मामला लीजिए, अभी क्रिस्टोफ जैफरोन ने बड़ा बेहतरीन लेख लिखा था। जो ये गुजरात मॉडल है, ये गोदी मीडिया का क्रिएशन था। बेसिकली तमिलनाडु, भारत सरकार ने 2035 में एडुकेशन के मामले में कुछ लक्ष्य रखे हैं, जिसको तमिलनाडु ने पहले ही अचीव कर लिया है। और गुजरात
में 33% बच्चे अभी भी कुपोषित हैं। वो किनके बच्चे हैं? एक साफ साफ डिवाइड है, रूरल गुजरात, अर्बन गुजरात। रूरल गुजरात के लोग लेबर का काम करते हैं, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद में पानी पिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, जिंदा रखे हुए हैं। एक बेसिकली क्रोनिक कैपिटलिस्टों का राज्य बन गया, जहां बैलेंस बना के, मैनेजमेंट बना के करके वहां मजलूमों की आवाज को दबाया जा रहा है और कुछ लोगों को खुश करके बस ये सब कुछ दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, चल रहा है, लेकिन कुछ है हकीकत में नहीं। इंग्लिश एजुकेशन के मामले में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मामले में बोगस स्टेट है, एकदम पूरा बोगस है। कोई एजुकेशन, अच्छा किसी राज्य की प्रगति आप वहां की एजुकेशन से नाप सकते हैं, और जब एजुकेशन नहीं तो क्या व्यापार बढ़ेगा, क्या व्यापार हो रहा है, सब एक खोखला मामला है। आप इस बात से समझिए कि वहां प्राइमरी स्कूल में अगर टीचर अपॉइंट होता है तो 5 साल तक तो उसको फिक्स सैलरी देते हैं, वो सर्विस में जुड़ता भी नहीं है। यही हाल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का है। इतनी खोखली और सतही मामला है कि उससे कई गुना बेहतर टूटने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है। तो ये स्थितियां हैं। अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी ईमानदारी से एक पत्थर फेंकेगी तो पूरा हलचल मचेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के लोग ईमानदार नहीं है, बात सही है।